मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज यंग बाइट्स के प्रोग्राम बड़ी बात में आपका स्वागत है। यह विषय बड़ी बात इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बात हर एक आम इंसान जो भारत में रहता है, कोविड-19 के चलते जो ग्रस्त है, उसके बारे में आज यहाँ बात की जाएगी। गवर्नमेंट ने जो 27 मार्च को मॉरेटोरियम पीरियड, जो 3 महीने का पीरियड था, जिन्होंने भी लोन लिए हैं, जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं या जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बड़े या छोटे लोन्स लिए हैं, उनके लिए सरकार ने एक राहत की घोषणा की थी। अब ये घोषणा राहत की है या नहीं है, इसी पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये मॉरेटोरियम पीरियड सिर्फ 3 महीने का है। इसमें कोई भी राहत लंबे समय के लिए नहीं दी जा रही है। सिर्फ 3 महीने के लिए आपको पैसा नहीं देना है, उसके बाद आपको वो पैसा देना है, और वो भी याद रखिए, वो भी सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ। इसलिए ये एक बड़ी बात है उस आम इंसान के लिए जो इन 3 महीनों में पैसा तो नहीं कमाएगा, लेकिन जब ये 3 महीने खत्म होंगे, वो सरकार को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो पैसा सूद समेत, इन 3 महीनों का सूद भी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वापस देगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस सेवा दल जम्मू कश्मीर के प्रधान श्री राजेश वडोदरा जी और राकेश वजीर जी, जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है, खासकर कटरा के बारे में बात करेंगे, कटरा के संदर्भ में बात करेंगे कि इससे कटरा के बिजनेस जो हैं, जो ऑलरेडी लोन्स लेके बनाए जा रहे हैं या लोन्स चल रहे हैं या क्रेडिट कार्ड्स लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। राजेश जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है 3 महीने का, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें आपने इंटरेस्ट, जब ये पीरियड ख़त्म होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को वो इंटरेस्ट देना है। तो राहत की बात करें, 3 महीने के लिए तो राहत है, लेकिन उसके बाद वो जो पैसा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और वो आपको देना है, उसमें क्या मुशक्क़त करनी पड़ेगी एक आम इंसान। नमस्कार, मैं आप सब पत्रकार भाइयों का बड़ा नमस्कार करता हूँ। पहले तो मैं हिंदुस्तान की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने सब साथियों को जो इस समय, इस महामारी के दौर में बाहर निकलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। रही बात हिमांशु जी, आपने बहुत जो मुझे प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा आपका 1 मिनट लूँगा, विस्तार में आपको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है कि आप पहले ये बात सोचें कि हम हिंदुस्तान की जनता को, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसको 3 क्लास में देखते हैं, एक लोअर, मिडिल और अपर क्लास। लोअर क्लास की सरकार को भी चिंता है, हमको भी चिंता है, और हमारे जितने भी ऊपर के साथी हैं सब चिंता करते हैं। उनको कहीं ना कहीं कैसे भी होगा उनको सेव करने की हमारी कोशिश रहती है, वो भूखे ना रहें, आराम से रहें। उसके बाद हमारी मिडिल क्लास आ जाती है, और हिंदुस्तान की, हमारे देश की इकानमी जिसकी चिंता है। और बार बार कई लोगों ने इसके बारे में, जैसे हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने भी कहा है, हर एक इंसान ने इसके बारे में सोचा है। मिडिल क्लास, देश की इकानमी जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर डिपेंड करती है, और मिडिल क्लास लोग वो हैं जो पूरे इस कंट्री को चलाते हैं, उनकी डेली की सर्कुलेशन होती है इसमें। अपर क्लास जो होते हैं वो बड़ी कम संख्या में होते हैं, 10% या 15% लोग ही अपर क्लास है। देश को मिडिल क्लास लोग चलाते हैं, और मिडिल क्लास को आंखें जो है वो, नज़र जो है वो उसकी प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी है, उसकी आरबीआई के गवर्नर के ऊपर भी है कि वो हमको क्या रिलीफ देते हैं। जिस दिन आरबीआई गवर्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पूरा मिडिल क्लास वहाँ पे बैठा हुआ था कि हमारे लिए क्या मिलती है जी। मगर आरबीआई के गवर्नर ने जो भी रिलीफ दिया उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आ जाता हूँ। कटरा ही एक स्टेशन नहीं है। हिंदुस्तान की ऐसी बहुत सारी स्टेटें हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड करती हैं जी, जिसमें गोवा भी आ जाता है, जिसमें हिमाचल भी आ जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। ऐसी ही कुछ स्टेटें हैं जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती हैं। और टूरिज्म के ऊपर जो स्टेटें डिपेंड करती हैं, लॉकडाउन की कंडीशन में, जो भी लॉकडाउन की कंडीशन में, जब भी जहाँ पे भी बिजनेस, जहाँ पे भी शटर खुलेंगे, जहाँ पे भी इंडस्ट्री शुरू होगी, तो वहाँ पे बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मगर ये जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है जो स्टेटें, तो यहाँ पे बिजनेस एट वंस स्टार्ट नहीं होगा। वहाँ पे आज अगर क्लियर भी हो जाता है कोरोना देश, तो बिजनेस जो है वो 6 महीने तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो जहाँ अपने
सरकार की तरफ से अब मॉनिटरिंग पीरियड के बारे में आपने कहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी ही नहीं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इंडस्ट्री पे, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री हो, चाहे वो शाल साड़ी की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रैवल्स इंडस्ट्री हो, सब कुछ वहीं पे डिपेंड करता है। जी। हमारी लाइबिलिटी जो है वो स्टैंड करती है। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, होटल हैं, जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी कुछ भी हैं, वो तो लोन पे डिपेंड करते हैं और हमारी EMI बनती है जी। आज अगर जैसे 31 मई तक उसका पीरियड है, वहां तक हमने नहीं देनी है EMI, मगर उसमें इंटरेस्ट माफ नहीं है, EMI स्टॉप है, सिर्फ उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया है कि जिसका 2 साल का लोन होगा 24 महीने का होगा, उसका 3 महीने और बढ़ जाएंगे, 27 महीने को हो जाए, मगर 3 महीने का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये 31 तक मई तक जो है वो कोरोना क्लियर होने के चांसेस नहीं है, खुलने के चांसेस नहीं है, और जब जून स्टार्ट होगा तो हमको EMI देनी पड़ेगी, और वो चाहे किसी ने क्रेडिट कार्ड पे लिया है, यूज किया है उसने इस लॉकडाउन के माहौल में, चाहे किसी ने बैंक से लोन लिया है, चाहे किसी की और भी कोई लाइबिलिटी स्टैंड करती है, वो नहीं दे सकता है वो EMI। तो हम आपके माध्यम से, मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि टूरिज्म सेक्टर को देख के हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और हमारे लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए, जिस यूनिट के हिसाब से उसको कम से कम भी ऐसा पैकेज दिया जाए जिससे वो फिर उसको कंटिन्यूटी ला सके अपने बिजनेस के लिए। जो बंद है उसका, हमारे होटल, अगर इंडस्ट्री होटल बंद है, हमारे मेंटेनेंस जो है रूम की, हर चीज़ की, स्टाफ का एक्सपेंसेस हमने देने हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। जैसे ड्राई फ्रूट वाले हैं, शाल साड़ी वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस होना चाहिए। तो EMI ही हमारे लिए, हमारे यूनिट बंद हैं मगर बिजली का किराया जो है, बिजली का बिल जो है वो आ रहा है। हमारा अगर 50 किलो के भी लोड सैंक्शन है तो 5,000 रुपये हमको वहाँ पे, तो उसके हिसाब से चार्जेस तो पड़ते हैं, चाहे हम बिजली ऑन करें ना करें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए सरकार को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को, छोटे उद्योगों को, इनको बचाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। राकेश जी, मेरा सवाल आपके लिए ये होगा, मॉरेटोरियम पीरियड की बात करें तो PM ने अर्ज किया था अपनी स्पीच में कि जो भी बिजनेसेस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें जब तक लॉकडाउन पीरियड है। लेकिन लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो ये दूसरी बार एक्सटेंड हो गया, ये लॉकडाउन 2 चल रहा है, और अगर स्थिति और ख़राब रही तो हो सकता है लॉकडाउन 3 भी हो। तो अर्ज किया, PM है, PM की बात लोगों ने सुनी भी है, काफ़ी लोगों ने अपने किराए माफ़ कर दिए, अपने एम्प्लॉयज़ को हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि बिजनेसेस में पैसा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इसमें छोटे बिजनेसेस भी हैं अगर मैं कटरा की बात करूँ तो। लेकिन जो लोन उन्होंने अपने बिजनेस के लिए लिया था उसमें राहत नहीं है। राहत के नाम पे सिर्फ ये मॉरेटोरियम पीरियड है जिसमें इंटरेस्ट हर महीने चढ़ रहा है, लेकिन पेमेंट आपने 3 महीने बाद करनी है। ये आपको मजाक लगता है सरकार का? क्योंकि मेरे नज़रिए से अगर आप देखें तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ होगा, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, और मैं यहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, और उसके अलावा चूँकि मैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं उसके माध्यम से भी आपके बीच में इस बात को कहना चाहूँगा कि ये बहुत गंभीर इशू है, और मैं इस बात को अभी तक एक जगह नहीं, मैं गवर्नमेंट की अलग-अलग एजेंसीज़ को इससे मुतल्लिक बताता जा रहा हूँ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे होटल एसोसिएशन है, उनके माध्यम से हम हर एक जगह कह रहे हैं जी। मेरी पहली जो मुलाकात और पहली मीटिंग जो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, मेरी चेयरमैन JK बैंक के साथ हुई। अभी थोड़े दिन पहले, परसों की हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग, हमारे इस वक्त इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स मिनिस्टर और रेवन्यू मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, उनके साथ हुई। तो हमारा व्यू पॉइंट इसके बारे में बहुत क्लियर था, और व्यू पॉइंट हमारा सिर्फ एक ही है कि आज पर्टिकुलरली वो जगह, जैसे आपने कटरा का जिक्र किया, या बाकी जो जितनी भी टूरिस्ट रिलेटेड जगह हैं, वहाँ पे आज अगर लॉकडाउन ख़त्म हो भी जाए तो इसका हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस का बढ़ जाए ये नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन अगर कम होगा भी तो रेड जोन्स में नहीं होगा, और हमें लॉकडाउन उस वक्त फ़ायदा होता है जब ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में इन टोटलिटी सारा खुलता है, तब हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री
चलती है। अगर हमारा लॉकडाउन समझ लें आज की डेट में रियासी डिस्ट्रिक्ट खुल भी जाए या जम्मू कश्मीर खुल भी जाए तो उससे इसका इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। उसके अलावा मैं अगली बात आपको बताऊं कि अगर ये लॉकडाउन खुल भी गया तो विथ कंडीशंस खुलेगा। जैसे मैं अभी तक की जो एयरलाइन जो बुकिंग कर रहे थे वो उनका क्या था कि जो 3 सीटें हैं उनमें से वो 1 सीट की बुकिंग कर रहे थे। जो रेलवेज हैं जो आपके 6 का कूपे है उसमें से 2 या 3 आदमियों की बुकिंग कर रहे थे। आज अगर लॉकडाउन अगर खुल भी जाता है तो वैष्णो देवी की यात्रा अभी बहुत जल्दी खुलने वाली है नहीं, और खुल भी गई तो कितने यात्री इसको हम ऊपर भेज पाते हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर आज की डेट में भी लॉकडाउन खुलता है तो इसका इंपैक्ट बहुत लंबा, मैं तो कहूंगा 6 महीने से भी ज्यादा जाएगा। और मेरे भाई राजेश जी ने जैसे बताया, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये लॉकडाउन जो है टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है इसने। और इस वक्त की परिस्थितियां ये हैं कि हमारे लोग, आप देखिएगा, आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इस चीज को छेड़ा है तो मैं हर एक चीज का आपको जिक्र करूंगा। अभी जैसे सैलरीज की ही बात है, एक आदमी चाहता है सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज को, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर्कुलेशन में पैसा होता है। राइट। और आज अगर एक आदमी का बिजनेस खत्म हो गया जी, समझ लें, मैंने अपने एक दोस्त को पूछा, मैंने कहा भाई अभी आपके सैलरी का क्या सिलसिला है, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरी सैलरी का जो बजट है वो लगभग 15 से 20 लाख रुपया पर मंथ है जी। अब अगर वो देना भी चाहता है तो किसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा होगा सेविंग अकाउंट में कि वो उधर से निकाल के दे देगा। बिल्कुल। तो ये सर्कल है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने इंटरेस्ट की बात की जी, और मॉरिटोरियम की बात की, तो मेरा तो आपके माध्यम से एक स्ट्रेट कहना है, और मैं अभी बहुत जल्द इसके बारे में फिर बाकी जो अथॉरिटी से हम मिलने वाले हैं, हम एक स्ट्रेट कहने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये 3 महीने मॉरिटोरियम को बढ़ाने से कुछ होने वाला है नहीं। इसे तो आपको कम से कम 1 साल के लिए बढ़ाना इन इनिशियल स्टेज, ये बहुत जरूरी है जी। और उसके अलावा जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम सरकार का तवाबन करते हैं, सरकार की हम इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, मगर आज की डेट में इनकम टैक्स का ही जैसे है। उन्होंने कहा कि जनाब आप इनकम टैक्स जमा करवाएं और अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको 11% नहीं, आप 9% या टैक्स देंगे। मतलब लॉकडाउन सरकार कर रही है और हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं 11% नहीं, अब 9% जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दें। बिल्कुल। बिजली के बिल इस वक्त धड़ाधड़ लोगों को आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब आप ऑनलाइन जमा करवा दें। भाई ऑनलाइन कोई आदमी जमा करवाएगा कहां से? बिजनेस बंद हो गया और हुआ, सरकार ने कहा तो हमने कोऑपरेशन किया और होना भी चाहिए था, सरकार ने कहा मानते हैं, मगर इतना रियलाइज तो सरकार और उनकी एजेंसीज को भी करना चाहिए कि भाई बिजनेस बंद है, आप कहते हैं कि बिजली के बिल जमा करवाएं, एक आदमी का बिजनेस ही नहीं चला तो वो बिल कहां से जमा करवाएगा? और फिर उसमें मैं जितने लोग यहां पे बैठे हैं मैं उनको बताऊंगा, जनरल पब्लिक हो सकता है उसे ना भी समझ पाए, बिजली के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है फिक्स चार्जेस, एक है जितना आप इस्तेमाल करते हैं वो देते हैं। आज कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जितने भी हैं, चाहे वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे फैक्ट्रीज हैं, उधर फिक्स्ड चार्जेस ज्यादा होते हैं और जो जितना आप इस्तेमाल करते हैं वो कंपोनेंट कम होता है। एक होटल का 70 80 हजार, लाख 2 लाख तो सिर्फ फिक्स चार्जेस हैं, 30 हजार। अब आप कहते हैं कि जनाब लॉकडाउन हो गया, आप बिजली का बिल जमा कराओ जिसमें फिक्स चार्जेस भी ज्यादा हैं, उसका शटर बंद रहा और आप कह रहे हो कि जनाब आप 70,000 रुपये जमा करवाओ। तो जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, मैं परसों जब पीयूष गोयल जी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा, चूंकि वो माता के भक्त भी हैं, वो पिछले दिनों माता भी आए थे तो तब भी हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा सर इस वक्त आप बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं और मैं आपको जम्मू कश्मीर के प्रपेक्ष में बात करूंगा। तो आप जब 370 हटा तो उस वक्त गवर्नमेंट दुनिया भर के पैकेजेस लेके आ रही थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री को लाना है, जो है उसे बढ़ावा देना है जी। मगर चूंकि अभी ये कोरोना वायरस क्राइसिस हुआ है तो इसके चलते ऑल ऑफ ए सडन हम भी जानते हैं और मैंने उनको भी कहा कि इस वक्त फोकस जो है वो सारा कोरोना क्राइसिस पे है, मगर जिस तरीके से और जब भी ये हटता है तो जरूरत इस चीज की है कि उसके साथ जो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के साथ एक होटल है उसके साथ 200 आदमी जो है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और अगर आप समझ सकते हैं, हमने कहा और उनको सुझाव दिया कि सर सैलरीज जो है, सैलरीज में
आप गवर्नमेंट जो है वो उसका मेजर कंपोनेंट गवर्नमेंट ले ले। जिन दिनों तक ये लॉकडाउन और ये परिस्थितियां खराब है, गवर्नमेंट उनको ये सैलरीज दे दे, और जब हमारा काम चलेगा तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कुछ इस तरीके का प्रावधान बनाने की जरूरत है, जिससे एक भी आदमी भूखा ना सोए और कारोबार भी चलता रहे और इस कोरोना क्राइसिस से भी हम निपट सके। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई बीच का मामला बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हुए ये एक मैसेज आम आदमी तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। वो मैसेज ये है कि जब 27 मार्च को सरकार ने मॉनिटोरियम पीरियड का अनाउंसमेंट किया था, तो काफ़ी लोग, जिनको हम आम भाषा में लेमैन कहते हैं, जिनको बैंकिंग सिस्टम का पता नहीं है, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं है, और शायद वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो बड़े खुश हो गए थे। उन्होंने सोचा कि जो 3 महीने का उनका इंस्टॉलमेंट था, चाहे किसी ने स्कूटी खरीदी है, मोटरसाइकिल खरीदा है या क्रेडिट कार्ड लिया है, कुछ बिजनेसमैन हमारे यहाँ पे भी ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने सोचा कि वो वेव ऑफ हो गया। तो इसी चीज़ पे रोशनी डालने के लिए अगला सवाल मेरे राजेश जी से होगा। राजेश जी, ये जो एक धारणा लेमैन, जो आम नागरिक, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, उन्होंने अपने मन में बना ली थी कि ये जो 3 महीने के लिए जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो वेव ऑफ हो जाएंगी, आप उनको क्या बताना चाहोगे इस बारे में? मैं तो आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी इंस्क्रिप्शन अपने दिमाग में नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से तो यही गाइडलाइन आई थी, जो मॉनिटरिंग पीरियड उन्होंने बढ़ाया था वो 3 महीने के लिए बढ़ाया था। उसमें ये नहीं कहा गया था कि आपको कोई माफ़ है, कोई आपने लोन लिया है या कोई स्कूटर पे लिया है, गाड़ी पे लिया है, किसी पे लिया है, उस पर कोई माफ़ी नहीं है। सिर्फ ये कहा गया था कि आपने 3 महीने तक EMI नहीं लेनी है। 31 मई तक, जून से आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी, 31 मई तक 3 महीने का जो पीरियड था, उसमें जो भी इंटरेस्ट है वो उनको देना पड़ेगा। उसमें यही था कि जिसका लोन जो है वो अगर 2 साल का है तो वो 24 महीने की जगह 27 महीने का हो जाएगा, उसको स्ट्रक्चर कर देंगे, 27 महीने का हो जाएगा, मगर उसको इंटरेस्ट जो है वो 27 महीने का ही पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ और सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारा कम से कम भी पीरियड जो है, जैसे मेरे भाई ने कहा, राकेश बजीर जी ने कहा, इसको कम से कम भी 1 साल का हमारे लिए होना चाहिए, जिसमें कोई EMI, कोई इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसके लोन के ऊपर, और कोई इंडस्ट्री के ऊपर बिजली का बिल, इन सब पे हमें कम से कम भी 1 साल की छूट मिलनी चाहिए। राजेश जी, अगला सवाल भी आपके लिए ही होगा। जहां राकेश जी ने कहा कि हम लोग जो है सैलरीज भी दे रहे हैं, PM ने टीवी पे आके बड़े भावुक होकर लोगों से रिक्वेस्ट की कि PM केयर्स फंड में पैसा डालें, डोनेट करें। हालांकि वो हर एक इंसान की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें एक इमोशनल फैक्टर भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, क्योंकि हम इंडियंस हैं भी बड़े इमोशनल देश को लेके, और हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कितना है और उससे ज़्यादा देने की कोशिश हर एक इंसान की होती है। जिसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आज जगीर सिंह जी हैं मगाल के, उन्होंने अपनी 1 महीने की पेंशन सरकार को डोनेट कर दी PM केयर्स फंड में। लेकिन उसी से रिलेटेड मेरा एक चीज़ ये उठती है कि मिडिल क्लास आदमी आपको आपकी अपनी पेंशन भी डोनेट करे, कोविड-19 के चलते, देश प्रेम के चलते, वो टैक्स भी भरे, वो अपने आस पड़ोस में जो लोग नहीं इस समय सर्वाइव करने की हिम्मत रखते उनको भी देखे, और फिर जो उसने घर बनाया है, जो उसने गाड़ी ली है, जो उसने क्रेडिट कार्ड लिया है, 3 महीने के पीरियड के बाद वो इन 3 महीनों का भी इंटरेस्ट उस पे दे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हिमांशु जी, आपकी बात वहीं पे फिर आके वहीं पे हम आप उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वो तो मैंने पहले भी अपील की है कि 3 महीने के, हम तो सरकार से यही कह रहे हैं। मैं आपकी छोटी सी बात पे, आपने एक बड़ा प्रश्न शुरू में पूछा, ये 2 पार्ट में प्रश्न हो गया आपका। आपने शुरू में पूछा कि कुछ लोग पर्सनली डोनेशन भी दे रहे हैं और सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं, जो सुविधाएं लोगों के लिए आ रही है। उसमें थोड़ा सा पार्ट ये आ जाता है कि हिमांशु जी, अभी आपने देखा कि सरकार ने अनाउंसमेंट की हम गरीबों के खातों में पैसे डाल रहे हैं, लेबर क्लास के। पहले तो ये समझने की जरूरत है आपको कि कितने लोग जो हैं वो कितने लोगों के पैसे आ रहे हैं। जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट, इसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान की नहीं बात करता मैं, इसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूँ। लेबर यहाँ पे कम से कम भी 50,000 काम करती है,
और वहां पे रजिस्टर्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये, पैसा जो है वो 5,000 के अकाउंट में आएगा और लेबर 50,000। गरीब कितने हैं? जैसे अभी राशन की आपने बात की, तो आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो डेली का गुजारा करते हैं, बिल्कुल। चाहे घोड़ा चलाते हैं, चाहे वो छापा लगाते हैं, चाहे फड़ी लगाते हैं। राशन कार्ड उनका कौन सा है? एपीएल है, बीपीएल नहीं है, एपीएल है। वो कहां जाएंगे? बिल्कुल। अब आपने कहा डोनेशन के लिए, मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में तो डाल देता हूं पैसा, इनको कौन एकोमोडेट करेगा? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, जैसे आप कहें कि अपने घर से शुरुआत कीजिए, आप अपने पड़ोस के 4 लोगों को पहले सुविधा दीजिए, तो वहां पे तो जाना चाहिए। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूं, पहले आप लोगों को बचाइए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग आपकी तरफ, जो छोटे उद्योगपति हैं, होटलियर हैं, ट्रैवल्स वाले हैं, दुकानदार हैं छोटे, वो आपकी तरफ बड़ी नजरें लगा के रखिए। आप पैकेज अनाउंस कर दीजिए उनके लिए, और कम से कम चाहे वो 31 मई के बाद ही मिले, मगर लोगों को एक अश्योरेंस मिले कि हमारे लिए सरकार ने किया। और नहीं तो देश की इकॉनमी को बचाना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोरोना से तो बचना ही बचना है। हम सब एक होके, इकट्ठे होके, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है, सब इकट्ठे होके ही लड़ रहे हैं कोरोना से। मगर उसके बाद देश को बचाने के लिए आपको पैकेज अनाउंस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगला सवाल मेरा राकेश वजीर जी के लिए होगा। वजीर साहब, आप कटरा होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अगर कटरा के संदर्भ में बात करूं तो होटल इंडस्ट्री, जो होटल्स हैं वो इस समय भूत बंगलों में तब्दील हो गए हैं, और ऊपर से ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो तो जानी ही जानी है। दोस्तों, मॉरिटोरियम पीरियड का आपको मैं एक बात बता दूं कि वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप मॉरिटोरियम पीरियड का लाभ उठा सकते हैं, और वो भी एक शॉर्ट टाइम लाभ। आते हैं सवाल की तरफ राकेश जी। जो होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर जब लॉकडाउन खुलता भी है तो होटल इंडस्ट्री नहीं चलेगी। होटल इंडस्ट्री तब चलेगी जब हमारे बॉर्डर्स खुलेंगे, और बॉर्डर्स तब खुलेंगे जब बाकी स्टेट्स में कोविड-19 का खात्मा होगा। तो आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं कि जब ये लॉकडाउन खुले, इस होटल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? जिस संदर्भ में आपने बात की है, और अभी आपने स्पेसिफिकली जब कटरा की बात की है, तो मैं इससे मुतल्लिक आपसे कहूँगा, तो कटरा का लॉस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो पूरी टूरिज्म पे है, तो इसलिए इसका लॉस कहीं ज़्यादा है। और मैं आपको 6 महीने या साल के लॉस की बात नहीं करूँगा, एक आम आदमी के समझने के लिए मैं आपको पर डे का यहाँ पे लॉस बताता हूँ। तो जो अभी तक हमने जो कैलकुलेशंस की हैं उसके हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ रुपया पर डे होटल इंडस्ट्री को लॉस है। 2 से 2.25 करोड़ के बीच होटल्स के अंदर ही जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, और उसके साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री को लॉस है। ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को लगभग 2 से 2.25 करोड़ रुपए के बीच का लॉस है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हमारा लगभग 2 से 2.25 करोड़ रुपए के बीच में लॉस है। उसके साथ इसके साथ जुड़ी हुई आपकी ट्रेवल एजेंट्स जो है वो इंडस्ट्री है, उसके साथ हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, फिर पूरा ट्रैक, फिर पूरा सारा सिलसिला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लॉस की जो दायरा है वो कितना बड़ा है। और आज अगर मैं इस बात की बात करूं कि आज जो ये लॉस है, और आप जिस तरह भाई ने अभी बात की कि इस वक्त अगर आप कोई आदमी आके देखे और इन होटल्स को देखे तो ऐसे लगता है कि जनाब ये किसी ज़माने में होटल हुआ करते थे, जैसे लाल किला और वो फतेहपुर सिकरी है, उसी तरीके का आलम कुछ यहाँ का भी है। अगर आप देखेंगे तो सारे होटल बियाबान हुए पड़े हैं। आपके माध्यम से मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त की ज़रूरत है, सारे इस कटरा टाउन की ज़रूरत है कि एक स्पेसिफिक और एक अच्छा पैकेज कटरा के लिए आए, जो बहुत ही ज़रूरत है। और ऐसा मैं सरकार से डिमांड करता हूं। और मैं चूंकि सरकार, होटलियर्स और सारी दुनिया को एक ही समझता हूं, तो मैं इस दुख की घड़ी में, जब सारे का सारा आलम ही जो है वो डिप्रेशन के मूड में है और इस वक्त सारी इंडस्ट्री टूटी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छा पैकेज जो है वो कटरा के लिए और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए आए और उसके साथ जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए आए। ऐसा हमारी सोच है। ये थे हमारे आज के मेहमानों की राय मॉरिटोरियम पीरियड को लेके, और कटरा होटल इंडस्ट्री इन स्पेसिफिक, और जम्मू कश्मीर के टूरिज़म इंडस्ट्री इन जनरल इनके व्यूज़ थे। इनका साफ कहना है कि मॉरिटोरियम पीरियड जो है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लोग जो
रोज़ खर्चा करते हैं और कर भी रहे हैं कोविड-19 में, वो लोग जो डोनेट भी कर रहे हैं, वो लोग जो रेंट भी माफ़ कर रहे हैं, और वो लोग जो अपने इमीडिएट नेबर्स, चाहे वो माइग्रेटरी लेबर हो, उनका भी ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए मुश्किल होगा जब ये मॉरेटोरियम पीरियड ख़त्म होगा और अचानक से उनको वो पैसे देने पड़ेंगे, जबकि इन 3 महीनों में उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। बात करें रिलीफ पैकेज की, कटरा का बिज़नेस की मैं बात करूं तो वो साफ दिख रहा है कि 1-1.5 साल तक अभी खड़ा नहीं हो पाएगा ये बिज़नेस, चाहे वो होटल हो, चाहे और भी कोई इंडस्ट्री हो। क्योंकि अगर कटरा में, अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वो तो ग्रीन जोन है, वो तो चलो अभी एक थोड़ा सा रिलीफ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन बाकी स्टेट्स में अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और माता वैष्णो देवी यात्रा में वही लोग आएंगे जो बाहर से आएंगे, और वही हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। तो मॉरेटोरियम पीरियड का मैं दोस्तों एक खास बात आपको ये बताऊं कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, क्योंकि मॉरेटोरियम पीरियड में अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इंटरेस्ट आपको पहले दिन से ही लगेगा। इंटरेस्ट आपका बिल्कुल भी माफ़ नहीं है। और यंग बाइट्स की तरफ से मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इंटरेस्ट को भी माफ़ करें, ताकि लोग क्रेडिट कार्ड का इस दुश्वारी भरे समय में यूज़ कर सकें और अपनी पेमेंट्स बिना इंटरेस्ट के कर सकें। ऐसी और डिस्कशंस के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स।